एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति से चलने पर आपको 93 अरब साल लग जाएंगे, यानी आपकी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएगी, पर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आज हम अपनी कल्पना से ही अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस सैर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि स्पेस वेदर बिगड़ने वाला है। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की सैर करने के लिए हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी कल्पना को लॉजिक की डोर से बांधे रखेंगे ताकि हम यूनिवर्स की सही जानकारी हासिल कर सके। ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सफर की शुरुआत हमारी प्यारी पृथ्वी से होती है। हमारी पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं, वह करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ चलें तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा कर पाए तो उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो हमें सूर्य तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगेगा। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है, यानी मिल्की वे, वह खुद अपने अंदर ऐसे 100 से 400 खरब तारों का घर है और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को इसे पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। लेकिन प्रकाश से तेज गति संभव ही नहीं है, इसलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। हमारे यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद है और इन सभी गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। इन असंख्य आकाश गंगाओं में हमारी धरती जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे। हम एक संभावना जता सकते हैं कि इतने अरबों गैलेक्सीज में एक ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो और जहां हमारी तरह जीवन भी हो। अगर हम और आगे चलें तो हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड के बाहर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सीज मौजूद है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन यहां आकर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। सवाल यह है कि जहां पर हम खड़े हैं, क्या वह यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हम ब्रह्मांड को इससे आगे नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या यह यूनिवर्स खुद अनंत है, यानी इससे बाहर कुछ नहीं बल्कि यह यूनिवर्स खुद अनंत है, या फिर इसके आगे और भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं, यानी मल्टीवर्स? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है कि हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं।
अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा है तो हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हैं, यानी एक अनंत ब्रह्मांड, जहां बुलबुलों के जैसे दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत में तैर रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड के होने का मतलब है संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावना सीमित क्षेत्र में होती है, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो आप सिर्फ ये सोचकर रह जाते हो कि अनंत वही है जिसका अंत नहीं। लेकिन आज आप अनंत को फील करने वाले हैं कि इसका असली मतलब क्या है। यह आपको डरा भी सकता है और आपकी आंखें खोल भी सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब यह है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली एक नहीं बल्कि अनंत पृथ्वियां मौजूद होंगी। न सिर्फ दिखने में समान बल्कि हूबहू ऐसी पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग और सभी देश मौजूद हो। जैसी रियलिटी पृथ्वी पर है, चाहे वो हर इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी हो, वैसी अनंत पृथ्वियां वास्तव में होंगी जिनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह आपसे मिलती हो। मतलब न सिर्फ आपसे दिखने में समान बल्कि उनकी जिंदगी में भी वो ही चल रहा हो जो आपकी जिंदगी में है। लेकिन इसी के साथ इसकी अलग वैरायटी भी अनंत में मौजूद होगी। यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए हो तो इस अनंत में कहीं किसी कोने में आपका एक वर्जन उस मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा है। यानी आपके मिशन का अचीव होना संभव है, न कि असंभव, क्योंकि किसी यूनिवर्स में आपका ही एक डिफरेंट वर्जन उसे अचीव कर पा रहा है। अनंत की एक दूसरी सच्चाई है कि आपके ही जैसे दिखने वाले अलग अलग प्रकार के वर्जन अनंत में मौजूद होंगे। यानी आपके छोटे, बड़े, लंबे और पतले वर्जन भी यूनिवर्स में मौजूद होंगे। हो सकता है आपका एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर है तो किसी यूनिवर्स में एक्टर। इस तरह आपकी ही अलग अलग वैरायटी दुनिया में मौजूद होगी। अनंत का एक और सच ये है कि जिन फिल्म्स को आप देखते हैं और जिनमें बताया जाता है कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, वह अनंत में जाकर सच हो सकती है। कम से कम उनका कुछ भाग कहीं किसी दुनिया में मौजूद रियलिटी हो सकती है। पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को आपने पढ़ा, वह इतिहास कहीं किसी अनंत दूरी पर मौजूद ग्रह पर वर्तमान में घटित हो रहा है। यानी अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है अनंत रियलिटीज का एग्जिस्ट करना। यहां आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि अनंत में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं ना कहीं इसी समय एक साथ अस्तित्व में है। यानी जो आपका पास्ट है वो कहीं पर प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है वो कहीं किसी अनंत कोने में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें अनंत ब्रह्मांड में जीवन की, तो न सिर्फ अनंत में जीवन होगा बल्कि विचित्र प्रकार की इंटेलिजेंट लाइफ भी अनंत में मौजूद होगी। क्योंकि हमारी धरती पर जिस तरह लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में इवोल्यूशन ने विचित्र प्रकार के जीवों को जन्म दिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह भी होगा जहां चींटी के अंदर इंटेलिजेंस हो और इंसानों में इंटेलिजेंस ना हो। या फिर एक ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जहां गधे में इंटेलिजेंस हो, क्योंकि अनंत में हर संभावना मौजूद होगी। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीव भी होंगे जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिनके सोचने की क्षमता हमसे काफी अधिक और काफी तेज हो, जिस वजह से वो इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि वो अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हो या एक गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो। अनंत में ऐसे जीवों ने समय को भी समझ लिया होगा और वे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश से तेज चलने की तकनीक खोज ली तो वे टाइम ट्रेवल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगे। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को सत्य साबित करता है। इनमें कुछ विचित्र संभावनाएं जिन्हें आप सोच सकते हैं वो हकीकत में घटित होगी। एक अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीवर्स की बात करें तो कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जिनके नियम हमसे बिल्कुल अलग हों, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते, जहां मैटर की जगह उस ब्रह्मांड में एंटी मैटर भी मौजूद हो। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड रैंडमनेस के चलते अपने आप पैदा हुआ है,
और ऐसे में इस रैंडमनेस की वजह से कुछ ऐसे यूनिवर्स भी फॉर्म हुए होंगे जहां के कांस्टेंट हमारे यूनिवर्स से अलग हो, जिस वजह से वहां के नियम भी इस यूनिवर्स से अलग होंगे। तो ऐसे में अनंत ब्रह्मांड में ऐसे कई विचित्र यूनिवर्स हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की एक सीमा होगी, क्योंकि ये एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में पैदा हुआ है, लेकिन यह भी एक अनंत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो सकता है जिसे हम पूरा यूनिवर्स मान बैठे हों। इसलिए वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एक अनंत ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं होगा, बल्कि यह हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। इसे बनाने वाले किसी क्रिएटर की भी कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह एक सेल्फ सस्टेन्ड एग्जिस्टेंस का हिस्सा होगा। लेकिन अब एक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान किस वजह से मौजूद है? आखिर हम यहां क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हमारा मकसद क्या है? इस अनंत के सामने अगर हमारी कोई हैसियत नहीं है तो इसके होने का मकसद क्या है? हम इस ब्रह्मांड में काफी छोटे हैं, ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स ये मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स में अपना मकसद खोज लिया है, जैसे एलन मस्क, जिनका मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अब तक कई बड़े खतरों को झेल चुकी है और यूनिवर्स में अब तक हमें कोई लाइफ नहीं मिली है। ऐसे में क्यों ना हम पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को ही आगे बढ़ाए, इससे पहले कि लाइफ को नष्ट करने कोई एस्टेरॉयड आ जाए या किसी कैटाक्लिज्मिक इवेंट में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए क्यों ना लाइफ को ही मल्टीप्लेनेटरी बना दिया जाए और हम सब अलग अलग ग्रहों पर रहने लग जाए, ताकि हम अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक फैला दें। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमें इस सवाल का पूरा जवाब नहीं मिलता कि आखिर हम यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आखिरकार एक दिन हमें भी खत्म होना ही है, लेकिन मल्टीवर्स हमेशा रहेगा। इसीलिए हम इस मल्टीवर्स में क्यों हैं? लेकिन इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या होगा अगर वास्तव में ब्रह्मांड अनंत है, क्योंकि रात का काला आसमान हमें इस सवाल का जवाब देता है और यह बताता है कि एक अनंत ब्रह्मांड कितना खतरनाक हो सकता है कि शायद इस वजह से यह अनंत हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको चलना होगा एक नए सफर पर, यानी ऑल्बर्स पैराडॉक्स की तरफ। दोस्तों, अंतरिक्ष काला क्यों है? यह एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन यह सवाल देखने में जितना सिंपल लगता है, इसकी गहराई में जाने पर यह सवाल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है? भाई, ऑब्वियसली अंतरिक्ष तो काला ही दिखेगा। जब दिन में सूरज उगेगा तो हर जगह ब्राइटनेस होगी और रात में सूरज छिप जाएगा तो ऑब्वियस है कि अंधेरा ही होगा। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस एक सिंपल से सवाल ने पिछले 500 सालों से साइंटिस्ट को हैरान कर रखा है। 1576 में सबसे पहले इस सवाल को पूछा था थॉमस डिगिस ने, जिसके बाद अगले 500 साल तक इस सवाल ने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। अगर आज हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो साइंटिफिकली यूनिवर्स में कुछ ऐसी दुनिया भी मौजूद है जहां पर नाइट स्काई डार्क नहीं बल्कि रेड है, यानी जहां एक तरह से रात होती ही नहीं। यानी ओल्बर्स पैराडॉक्स की सैर करने पर आप एक ऐसी दुनिया से रूबरू होने वाले हैं जहां सब कुछ चारों ओर रोशनी से भरा है, कहीं कोई अंधेरा है ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खुद उसी दुनिया में रहते हो और आपको पता ही नहीं। तो आखिर क्या है यह पैराडॉक्स और कैसे यह आपको इसी दुनिया में मौजूद एक नई रोशनी की दुनिया में ले जाता है? दोस्तों, हम जानते हैं कि दिन रात कैसे होते हैं। हमारी धरती गोल है। जब धरती अपनी एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के सामने आ जाती है तब सूर्योदय होने से दिन होता है। वहीं जब घूमते घूमते यही दिन वाला भाग पीछे चला जाए तो धरती के पीछे सूर्य छिप जाएगा और रात हो जाएगी। इस तरह रात के समय में सूरज के नहीं होने से हमारा आसमान काला नजर आएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, अंतरिक्ष काला क्यों है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें चलना होगा इस सवाल की असली गहराई में, जहां मौजूद है एक नया एडवेंचर। रात के समय में हम अंतरिक्ष में असंख्य तारे देखते हैं,
यह तारे भी सूर्य की तरह ही रोशनी देते हैं। फर्क इतना है कि यह हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। इन तारों से हमारा आसमान भरा रहता है। मजे की बात यह है कि अगर हमारा ब्रह्मांड हमेशा से एग्जिस्ट करता है और इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ब्रह्मांड में अनंत तारे होंगे, जिसका मतलब यह है कि पृथ्वी के चारों ओर अनंत तारे होने से रात का आसमान पूरी तरह तारों से भर जाना चाहिए, चाहे वो हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि इन सभी अनंत तारों की रोशनी हम तक पहुंचेगी, जिससे आसमान में हर एक पॉइंट पर अनंत ब्रह्मांड में मौजूद कोई न कोई तारा दिखेगा ही। इसलिए आसमान पूरी तरह तारों से भरा दिखाई देना चाहिए। उसमें एक भी डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। यहां आकर आपके सामने खुलती है एक अलग ही दुनिया। अगर अभी तक बात पूरी समझ नहीं आई है, तो इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक घने जंगल में हैं। अगर आप इस जंगल में खड़े हैं तो आपको चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। उनके बीच की खाली जगह को उनसे दूर मौजूद दूसरे पेड़ भर देंगे और एक भी खाली स्पॉट नजर नहीं आएगा, जिससे आप उनके पार देख ही नहीं पाओगे। हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। इसी तरह अनंत ब्रह्मांड में हम जहां नजर डालेंगे वहां कोई न कोई तारा जरूर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि तारे अनंत है। इसलिए सभी तारे पूरे आसमान को ढक लेने चाहिए और रात का आसमान पूरी तरह ब्राइट होना चाहिए। आसमान के हर एक पॉइंट पर कोई न कोई तारा होगा। अब आप देख सकते हैं कैसे एक सिंपल सवाल हमें इनफाइनाइट यूनिवर्स के एडवेंचर पे ले जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। असल में हम नाइट स्काई में लिमिटेड तारे देखते हैं और नाइट स्काई डार्क है। इसका मतलब हमारे इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार ब्रह्मांड सीमित होना चाहिए, क्योंकि सीमित ब्रह्मांड में सीमित तारे हैं, इसलिए नाइट स्काई में लिमिटेड तारे दिखाई देते हैं। तो इस सवाल ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हम कैसे यूनिवर्स में रह रहे हैं। इसकी कोई सीमा है या फिर ये अनंत है? दोस्तों, 1610 ईस्वी में केपलर ने भी यही सोचा और उनका सॉल्यूशन था कि हो सकता है हमारा यूनिवर्स ही फाइनाइट हो, इसमें स्टार्स लिमिटेड हो और यूनिवर्स के बाहर कोई डार्क सर्कल बाउंड्री जैसा हो, जिसकी वजह से हमें डार्कनेस दिखाई देती है। लेकिन केपलर के इस काल्पनिक ब्रह्मांड में दिक्कत ये थी कि अगर हम ऐसा मान ले तो एक सीमित ब्रह्मांड का कोई न कोई केंद्र होगा जहां घनत्व अधिक होगा और यह ग्रेविटेशनली बैलेंस्ड नहीं होगा। कभी न कभी यह एक पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा। अगर यह लाखों सालों बाद कोलैप्स करेगा तो भी करंटली यूनिवर्स हमें सिकुड़ता हुआ दिखाई देगा। टेलीस्कोप्स के आंखों से देखने पर हमें चारों तरफ से ब्लू शिफ्ट लाइट मिलनी चाहिए, पर ऑब्जर्वेशंस में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। तो सवाल है, आखिर हम कैसे ब्रह्मांड में रहते हैं? इसका जवाब देने के लिए 1974 में बेनोइट मैंडेलब्रोट ने एक नए ब्रह्मांड की कल्पना की। उनका कहना था कि द स्टार्स इन यूनिवर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रैक्टली एंड नॉट यूनिफॉर्मली, यानी कि मैंडेलब्रोट के अनुसार यूनिवर्स में तारे एक समान रूप से नहीं भरे हैं, बल्कि कहीं ज्यादा तारों का झुंड है तो कहीं कम तारे हैं। इस वजह से भले ही यूनिवर्स अनंत हो, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से इसमें काफी खाली जगह भी होगी, जिस वजह से नाइट स्काई डार्क दिखेगा। लेकिन दोस्तों, असल में करंट ऑब्जर्वेशन से यह पता चलता है कि यूनिवर्स में मैटर डिस्ट्रीब्यूशन एक लार्ज स्केल पर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, यानी हर जगह समान रूप से मैटर भरा है और हर दिशा में भी यह समान रूप से भरा हुआ है। इस वजह से मैंडेलब्रोट का इमेजिनरी ब्रह्मांड हमें इस सवाल का जवाब देने में फेल हो जाता है। अब अनंत और अनादि ब्रह्मांड को मानने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ने यह सॉल्यूशन दिया कि हमें हमारे आसपास के तारे तो दिखते हैं, लेकिन दूर के नहीं, क्योंकि दूर के तारे थोड़े धुंधले दिखेंगे और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वे और धुंधले होते जाएंगे। अब अगर हम अपने नाइट स्काई को देखें तो हमें कई तारे काफी धुंधले दिखते हैं, क्योंकि वे दूर होते हैं। तो ऐसे में यह आर्ग्यूमेंट पहली नजर में हमें सही लगता है, लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे विजुअली इमेजिन करके देखें तो पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाती है। मान लीजिए ऐसे ब्रह्मांड में धरती प्याज के केंद्र पर है, तो इस प्याज की पहली लेयर के स्टार्स को देखिए जो कि धरती के काफी पास है।
इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। अब नेक्स्ट लेयर में देखें तो ये स्टार्स काफी दूर है, पर इनकी रोशनी इतनी इंटेंस नहीं है। लेकिन जितना हम दूर जा रहे हैं, उतने ही धरती को घेरने वाले स्टार्स की संख्या भी पहली लेयर की तुलना में बढ़ जाती है। अब अगर इसे हम मैथमेटिकली देखें तो फर्स्ट लेयर के टोटल नंबर ऑफ स्टार्स की ओवरऑल ब्राइटनेस और दूसरी लेयर के टोटल स्टार्स की ओवरऑल ब्राइटनेस एग्जैक्टली सेम आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियलिटी में मैथमेटिकली किसी स्टार की ब्राइटनेस 1/r² के रूप में घटती है और हर लेयर में स्टार्स संख्या प्रोपोर्शनली r² बढ़ जाती है, जिस वजह से ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे की लेयर्स में बढ़ते हैं, उनकी ब्राइटनेस भी उतनी ही आती है। जैसे जैसे तारे डिम होते हैं, वैसे वैसे उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम धरती के चारों ओर मौजूद अनंत ब्रह्मांड की सभी लेयर्स के तारों की रोशनी को जोड़ते जाए, तो हमारा नाइट स्काई पूरी तरह 100% तारों से लबालब भरा दिखना चाहिए। पर दोस्तों, सवाल है, इसके बावजूद भी हमारा नाइट स्काई डार्क क्यों दिखता है? अब 1823 में हाइनरिक विल्हेल्म ओल्बर्स ने इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए एक नया सॉल्यूशन दिया, जहां उन्होंने माना कि हम एक अनादि अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के खाली स्पेस में काफी ज्यादा गैस और डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद है। यह अंतरिक्षीय धूल और गैस सितारों से आने वाले प्रकाश को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से ब्रह्मांड के अनंत तारों का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता और रात के समय स्पेस हमें डार्क दिखता है। अब यह एक काफी अनोखा सॉल्यूशन था, जिसे सुन के लगता है कि नाइट स्काई के डार्क होने का वास्तविक कारण यही होगा क्योंकि अंतरिक्ष में अधिकतर हिस्सा स्पेस है और इस स्पेस में नेबुलाज, गैस और डस्ट पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, जो कि आने वाले लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। और ओल्बर को लगा कि उन्होंने इस सवाल का सही जवाब दे दिया है। लेकिन दोस्तों, जॉन हर्शल ने काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए कहा कि एक अनंत समय से चले आ रहे अनंत ब्रह्मांड में अगर ये गैस और डस्ट पार्टिकल सितारों की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं, तो काफी ज्यादा समय बीतने पर ये इंटरस्टेलर डस्ट और गैस हीट अप होकर काफी गर्म हो जाएंगे और ग्लो करके खुद चमकने लग जाएंगे, जिससे इनकी रोशनी भी पृथ्वी तक पहुंचेगी और नाइट स्काई फिर से पूरी तरह ब्राइट दिखना चाहिए। अब इस सवाल ने सबके नाक में दम करके रख दिया था। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स ने सोचा कि ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट इस गुत्थी को आसानी से सुलझा सकती है, जो कि काफी यूनिक सॉल्यूशन है। अब उनके अनुसार अगर प्रकाश काफी दूर से आ रहा हो, तो उसे कई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइट अपनी एनर्जी लूज कर सकती है। अब इस आर्ग्यूमेंट के अनुसार एक अनंत, अनादि और स्थिर ब्रह्मांड में मौजूद अनंत तारों का प्रकाश जब अनंत दूरी से पृथ्वी तक आता है, तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से यह लाइट रेडशिफ्ट हो जाती है। यानी ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की वजह से प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इस वजह से यह विजिबल लाइट से इनविजिबल स्पेक्ट्रम में चली जाती है। अब वो लाइट तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं। लोअर स्पेक्ट्रम में मौजूद लाइट वेव जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को हम नहीं देख सकते। तो इस आर्ग्यूमेंट के अनुसार अनंत तारों का प्रकाश हम तक पहुंच तो रहा है, लेकिन वो प्रकाश गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी एनर्जी लूज करके इनविजिबल फॉर्म में तब्दील हो जाता है और इसीलिए नाइट स्काई हमें डार्क नजर आता है। अब ये सॉल्यूशन काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और एक बार के लिए किसी को भी बिलीव हो जाएगा कि हम एक अनंत, अनादि और स्थिर ब्रह्मांड में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, जो एक इटर्नल इन्फिनिट यूनिवर्स को फिर से इम्पॉसिबल बनाती है। अब इसका कारण यह है कि ग्रेविटी की वजह से लाइट अपनी एनर्जी जरूर लूज करती है, लेकिन यह तभी होता है जब वो किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल रही हो। पर जब लाइट किसी गुरुत्व क्षेत्र के अंदर जाती है, तब वह एनर्जी गेन करती है और उसमें ग्रेविटेशनल ब्लू शिफ्ट आती है, यानी लाइट हायर स्पेक्ट्रम में भी चली जाती है। इसलिए अनंत अनादि ब्रह्मांड के अंदर
प्रकाश अनंत बार ग्रेविटेशनल वेल के अंदर भी जाएगा और बाहर भी निकलेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। इस वजह से यह इनविजिबल नहीं होगा और नाइट स्काई ब्राइट ही रहेगा। यहां धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि एक अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब क्या है। यह तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। ऐसे ब्रह्मांड में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि लाइट इनविजिबल फॉर्म में चली जाएगी, तो एक अनादि समय से मौजूद अनंत ब्रह्मांड में यह लाइट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसकी वजह से ब्रह्मांड में हर जगह टेम्परेचर भी अनंत तक पहुंच जाएगा। ऐसे में यह लाइट भले ही इनविजिबल हो, लेकिन यह यूनिवर्स में मौजूद किसी भी पदार्थ को पिघला देगी, क्योंकि ब्रह्मांड में इसका अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि यह यूनिवर्स का टेम्परेचर ही हर जगह बढ़ा देगी। और यही कारण है कि एक अनंत, अनादि और स्थिर ब्रह्मांड अनंत तारों की रोशनी से हर जगह काफी गर्म हो जाएगा। इसलिए यह पैराडॉक्स किसी भी तरह इस तरह के ब्रह्मांड में सॉल्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके रियल सॉल्यूशन पर, जो हमें आज के मॉडर्न साइंस के ऑब्जर्वेशन से मिलता है, जिससे हम उस नई दुनिया से भी रूबरू होंगे जहां वास्तव में स्काई पूरी तरह ब्राइट है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस के अनुसार हमारा यूनिवर्स आज से 13.8 अरब साल पहले पैदा हुआ था और यह लगातार एक्सपेंड कर रहा है। यानी कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसकी पास्ट में एक शुरुआत है और जो लगातार फैल रहा है। अब यह चाहे अनंत हो या सीमित, दोनों ही केस में यह पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। पहला कारण तो यह है कि ब्रह्मांड की शुरुआत है। यह किसी एक समय पे पैदा हुआ है, इसलिए तारों के प्रकाश के लिए एक समय सीमा बंध जाती है। इसलिए हमसे काफी ज्यादा दूर तारों की रोशनी को इतना समय ही नहीं मिला कि वो हम तक पहुंच पाए, यानी वो अभी भी रास्ते में ही है। यानी कि जब से यूनिवर्स पैदा हुआ है, उतना समय मतलब 13.8 अरब साल का समय, हमसे काफी दूर मौजूद तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में यह समय काफी कम पड़ जाएगा। हम यूनिवर्स में लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। उससे दूर मौजूद तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में अगले कई अरबों साल लग जाएंगे। इसलिए हम नाइट स्काई को डार्क देखते हैं। दूसरा कारण है ब्रह्मांड का विस्तार। क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इस वजह से भी तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती और कुछ तारों की रोशनी कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट को प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मांड के फैलने की वजह से यह इनविजिबल लाइट में तब्दील हो जाती है, जिसे हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी तारे की रोशनी उसकी सरफेस से विजिबल लाइट की फॉर्म में ही रिलीज हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरती है, अगले अरबों सालों तक जैसे तैसे यह रोशनी हम तक पहुंचती है। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से यह लाइट खुद स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने की वजह से इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और यह एक इनविजिबल लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि हम इंसान लाइट के सिर्फ एक छोटे से भाग को देख सकते हैं, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए ब्रह्मांड का एक काफी बड़ा भाग हमसे प्रकाश से भी तेज गति से दूर जा रहा है। इस कारण उनकी लाइट हम तक आने वाले अनंत समय में भी नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि उस प्रकाश के लिए आगे का रास्ता ही प्रकाश से भी तेज गति से लंबा होता जाता है। यानी वह प्रकाश हमेशा ट्रेवल करता रहेगा, लेकिन कभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमारा नाइट स्काई डार्क दिखाई देता है। तो दोस्तों, मॉडर्न टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पिछले 500 साल से आ रहे इस सवाल को काफी बेहतर तरीके से सॉल्व कर देता है, जिस पर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया जा सकता। हालांकि अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है, लेकिन वहां जाने से पहले एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि असल में हमारा ब्रह्मांड कैसा है। ये अनंत है या सीमित? ये हमेशा से है या किसी समय पैदा हुआ है? क्योंकि इस सिंपल से सवाल में इन बाकी सवालों के जवाब भी छिपे हैं। ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स यूनिवर्स के दूसरे मॉडल में भी सोल्व होता है, जैसे कि एक ऐसे ब्रह्मांड में जो किसी एक समय पर पैदा तो हुआ है, लेकिन जो अनंत हो, जिसमें अनंत तारे हों और जो स्थिर है और होमोजीनियस हो। यहां भी नाइट स्काई डार्क होगा, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड की समय में एक शुरुआत है
जिस वजह से लाइट को अब तक पृथ्वी पर पहुंचने का समय ही नहीं मिला हो। अनंत दूरी पर स्थित तारे इतनी ज्यादा दूर है कि उनकी लाइट हमसे खरबों प्रकाश वर्ष दूर है और अगले अरबों सालों में जाकर हम तक उनका प्रकाश पहुंचेगा। इस वजह से समय में बंधे होने के कारण हमारा नाइट स्काई काला है। लेकिन दोस्तों, करंट ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है बल्कि एक्सपेंड कर रहा है, और इस एक्सपेंशन का प्रमाण है CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब माइक्रोवेव प्रकाश का एक ऐसा भाग जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक समान रूप से मिलता हो और जिसका टेम्परेचर लगभग 2 केल्विन है, यानी पूरा यूनिवर्स काफी ठंडा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद प्रकाश को पूरे यूनिवर्स के फैलने की वजह से एक्सपैंडिंग स्पेस ने इस प्रकाश को भी फैला दिया, जिससे यह माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम तक आ गया है। और पूरे यूनिवर्स में समान रूप से यह तभी हो सकता है जब खुद यूनिवर्स फैल जाए। तो यह कहा नहीं जा सकता कि हमारा यूनिवर्स सीमित है या अनंत, लेकिन यह एक्सपेंडिंग जरूर है। पर दोस्तों, इस पैराडॉक्स को समझने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड के हर प्लेनेट पर नाइट स्काई तो काला ही होगा, लेकिन याद कीजिए, हमने एक ट्विस्ट की बात की थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड में हर जगह यही डार्क नाइट स्काई काला ना होकर ब्राइट भी हो सकता हो? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां स्काई हर समय रेड दिखेगा। इसे समझने के लिए हमें इस पैराडॉक्स के एक दूसरे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, और वो एस्पेक्ट है हम इंसानों का विजन। यह पैराडॉक्स हम इंसानों के लिमिटेड विजन की वजह से पैदा होता है। मान लीजिए, अगर हम इंसान प्रकाश के लोअर स्पेक्ट्रम को देख पाते, यानी अगर हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव को देख पाते, तो क्या तब भी हमें नाइट स्काई काला दिखता? इसका जवाब है नहीं। अगर हम इंसान प्रकाश के इनविजिबल भाग यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देख पाते, तो हमें हर जगह CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दिखाई देता। चाहे दिन हो या रात, हमें हर जगह ब्राइटनेस दिखती, क्योंकि यह रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान रूप से चारों ओर से आ रही है। ऐसे में अगर कोई इंटेलिजेंट जीव इस लाइट को देख पाए, तो उसके लिए अंतरिक्ष काला नहीं होगा। यानी यही अंतरिक्ष, यही ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, हमारे लिए काला है, लेकिन यही ब्रह्मांड किसी दूसरे इंटेलिजेंट जीव के लिए ब्राइट भी हो सकता है। अब यहां पर एक और नया ट्विस्ट पैदा होता है, जो एक फिलोसॉफिकल सवाल को उठाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस इंटेलिजेंट लाइफ को अंतरिक्ष ब्राइट दिखेगा, उसके दिमाग में यह सवाल ही नहीं पैदा होगा कि अंतरिक्ष काला क्यों है। उसके लिए यह पैराडॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके लिए तो सवाल यह होगा कि अंतरिक्ष ब्राइट क्यों है। यानी इसी यूनिवर्स में रहने वाले 2 इंटेलिजेंट लाइफ के लिए दिमाग में उठने वाले सवाल भी एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। ऐसे में यह सवाल उठेगा कि असली सवाल क्या है, असली सच्चाई क्या है? क्या जो रियलिटी हमने खोजी है वो असली है? असल में हम इंसान अपना नॉलेज अपने लिमिटेड सेंसेस के थ्रू डेवलप किए हैं, और इसी यूनिवर्स में रहने वाले कोई दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ का नॉलेज भी उनके लिमिटेड सेंसर्स पर बेस्ड होगा। ऐसे में सवाल होगा कि आखिर सच क्या है? क्या हमारा नॉलेज सही है? क्या हम रियलिटी को जानते हैं? पुराने समय में हम इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। नॉलेज के लिए हमें सिर्फ अपने लिमिटेड सेंसेस पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय में हम उन चीजों को भी जान सकते हैं जो हमारे लिमिटेड ह्यूमन सेंस के परे है। इसलिए हम अपने नॉलेज पर यकीन कर सकते हैं। जो नॉलेज हमने अचीव किया है वह हमारी दुनिया में हमारे काम भी आता है, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यूनिवर्स से वेरीफाइड भी है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वह उसी पर बेस्ड है। लेकिन इस पैराडॉक्स की सैर करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचे हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हमसे अलग इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस का नॉलेज भी हमसे काफी अलग हो सकता है। ऐसे में मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या उस इंटेलिजेंट लाइफ के पास कुछ हाई एडवांस नॉलेज भी है जिस पर अभी तक हमारी पहुंच नहीं हो? इस वजह से वह कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। क्या होगा अगर ऐसी एक नहीं बहुत सारी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो
जो एक ही दुनिया में रहती हो लेकिन एक दूसरे को जानती ही ना हो, या फिर कोई हायर सिविलाइजेशन जिसके पास हर टाइप का विजन हो और वो हमें कंट्रोल कर रही हो। और इस बात को समझना और आसान हो जाता है अगर हम धरती पर ही मौजूद अलग अलग जानवरों की आंखों से दुनिया को देखें, क्योंकि इनका विजन हमसे काफी अलग है। अगर आपको लगता है कि रात के आसमान को आप ही निहार सकते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं डंग बीटल, यानी गोबर के कीड़े, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। इस गोबर के कीड़े के अंतरिक्ष के साथ किए गए कारनामों को देखकर आप हैरान हो जाओगे। हम इंसानों की आंखें तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं, लेकिन जानवरों की आंखें लाइट के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती हैं जिसे हम नहीं देख सकते। ऐसे में इन जानवरों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। हमारे लिए ये दुनिया रंगीन है, तो कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इन जानवरों की आंखों से ये दुनिया और ब्रह्मांड कैसे दिखते हैं। जानने के लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक अंधे इंसान के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। उसके लिए विजिबल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंधे नहीं हो, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि हम सब भी अंधे हैं। हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा भाग अपने अंदर अतरंगी दुनिया को छुपाए हुए हैं, जिसे हम नहीं देख सकते। इस सतरंगी दुनिया में जीते हैं हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद अलग अलग जानवर, जैसे गाय, घोड़ा और कुत्ते बिल्ली। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली की। एक बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, एक बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। एक बिल्ली ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में दुनिया को देखती है। बिल्ली का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज्यादा होता है। ये लो लाइट में चीजों को आसानी से देख सकती है। एक बिल्ली यूवी लाइट को भी देख सकती है। ऐसे में बिल्ली आसमान में हमसे ज्यादा तारे देख पाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें एक मेंढक की, तो मेंढक को दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो, तो मेंढक को वो ही चीजें दिखाई देती है जो हिलती डुलती हो। अगर कोई चीज स्टैटिक हो, तो मेंढक को वह दिखाई नहीं देगी। अगर मेंढक को नाइट स्काई दिखाया जाए, तो मेंढक को रात का आसमान धुंधला नजर आएगा, या हो सकता है कि उसे यह दिखाई ही न दे, क्योंकि यह बिल्कुल स्टैटिक है। अगर हम समुद्री जीवों की बात करें, तो मछलियां हम इंसानों की तरह लगभग सभी कलर्स देख सकती हैं। लेकिन एक ऐसी मछली भी है जो ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स में रहती है, यानी जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती सिवाय ब्लैक और व्हाइट के। ये मछली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरनाक प्रेडेटर शार्क है। शार्क मछली को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगर शार्क नाइट स्काई को देख पाए, तो उसे यह भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। हमारी लिस्ट के अगले मेंबर रेप्टाइल्स की बात करें, यानी सांपों की, तो सांप की आंखें है ही नहीं, बल्कि ये थर्मल ग्लास की तरह है। ये सिर्फ हीट को डिटेक्ट करती है। इस वजह से सांप के लिए दुनिया सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है, यानी सांप गर्म चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। अगर उनके सामने ठंडी चीजें होंगी, तो सांप को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सांप को नाइट स्काई दिखाया जाए, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि सांप के लिए अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम बात करें गिरगिट की, तो एक गिरगिट को लगभग दुनिया हमारी ही तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके पास एक अलग शक्ति होती है। एक गिरगिट अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है और एक समय में 2 चीजों पर एक साथ फोकस कर सकता है। ऐसे में एक गिरगिट भी लगभग हमारी ही तरह नाइट स्काई को देख पाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों आंखों से अलग अलग स्टार्स को देख पाएगा। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोर्स की बात करें, तो डायनासोर के पास बाइनोकुलर विजन होता था, यानी वे दूर से किसी जानवर को देखने में सक्षम थे, जैसे हम इंसान दूरबीन से देखते हैं। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद
इनकी उड़ने वाली प्रजाति ही आगे चलकर बर्ड्स के रूप में इवोल्व हुई और बर्ड्स के पास भी दूर से देखने का विजन होता है। अगर हम बात करें कबूतर की, तो ये काफी ऊंचाई से धरती पर पड़े खाने के दाने को भी आसानी से देख सकते हैं। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि कबूतर नेविगेशन के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड की भी मदद लेते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इन सब का राजा है ईगल, यानी बाज। एक बाज की नजर काफी जबरदस्त होती है। ये हमारी तरह सभी कलर्स देख सकते हैं, साथ ही ये यूवी रेज को भी देख सकते हैं। यूरिन में यूरिया होता है जो कि यूवी लाइट में चमकता है, इसलिए जमीन पर दौड़ रहे एक चूहे के यूरिन को डिटेक्ट करके चूहे को काफी ऊंचाई से बाज देख लेता है और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम डंग बीटल के पास चलें, यानी गोबर के कीड़े की आंखों से दुनिया देखें, तो ये भाई साहब पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाशगंगा की मदद से रात में ये अपना रास्ता खोजते हैं। दोस्तों, इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी पॉइंट साइज में नहीं दिखेंगे, बल्कि तारे को ये किसी ब्लोब की तरह देखते हैं। ये डिम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये हमारी गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की तो पाया कि रात के समय में मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए ये गोबर के कीड़े स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे की लाइट को नेविगेशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप चौंक जाओगे अगर आप एक चूहे की नजर से दुनिया को देखोगे, और आपके लिए समझना आसान होगा कि आप एक चूहे को इतनी आसानी से क्यों नहीं पकड़ सकते। एक चूहा भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाता। इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है, लेकिन दुनिया को यह ब्लर विजन से देखता है। चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और एक समय में 2 चीज पर फोकस कर सकते हैं। इसी वजह से चूहे आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आते। दोस्तों, अगर हम बात करें एक डॉग की, तो एक डॉग रेड और ऑरेंज कलर को नहीं देख सकता, बल्कि उसके लिए दुनिया ब्लू और वायलेट शेड में होगी। अगर एक डॉग को नाइट स्काई दिखाया जाए तो प्रोबेबली वह उसे ब्लू और वायलेट शेड में देख पाए, यानी ये उसके लिए काफी ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद अगर घोड़े की आंखों से दुनिया को देखे तो ये एक अलग ही दुनिया में जीता है। इनके लिए दुनिया ग्रे, येलो और ब्लू शेड में होती है, और न सिर्फ सामने बल्कि ये पीछे भी देख सकते हैं, यानी इनके पास 340 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों के आजू बाजू में आंखों को इस तरह ब्लॉक किया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने फोकस कर पाए। लेकिन घोड़े के विजन में एक दिक्कत है, इसके आंखें साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक रहेगा, जैसे कि ये किसी खिड़की से देख रहा हो। अगर घोड़े को नाइट स्काई दिखाया जाए तो इसे अंतरिक्ष का खिड़की विजन दिखाई देगा, जो कि परहैप्स ग्रे, येलो और ब्लू शेड में दिखाई दे। अब अगर हम बात करें सबसे जबरदस्त विजन की, यानी मच्छर मक्खी की आंखों से दुनिया को देखें, तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगी। इनकी आंखें हजारों लेंसेस से बनी होती हैं, जिन्हें ओमेटेडियम कहा जाता है। ये यूवी रेज को देख सकते हैं और साथ ही ये चीजों को काफी स्लो मोशन में देख सकते हैं, जो कि इनकी सुपर पावर है। इस स्थिति में इनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसा हो जाता है। मतलब अगर आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मच्छर और मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग जानवरों की आंखों से दुनिया को देखने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आखिर वास्तव में सच क्या है? जो हम देख रहे हैं सच वो है या जो ये जानवर देख रहे हैं? अगर हम शार्क की तरह ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में होते तो हम शायद ही कलरफुल दुनिया का अस्तित्व मानते। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा जब हम सभी कलर्स की लाइट को देख पाएं, यानी हम यूवी, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, गामा रेज, इन सबको देख पाए तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर हमारी आंख इन सभी लाइट को देख पाए और हमारा ब्रेन अगर सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए, तो आप पागल भी हो सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा और ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देगी। ऐसे में हमारे दिमाग को भी इवोल्व होना पड़ेगा यह जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे।
अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशन के अनुसार इवोल्व हुई है। ऐसे में जिन प्लैनेट्स पर जिस लाइट की मौजूदगी ज्यादा है, वहां के जीवों की आंखें हमसे बिल्कुल अलग होंगी। तो दोस्तों, अभी तक का सफर इस ओर इशारा कर रहा है कि दुनिया में हम जिन 7 कलर्स को देखते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा कलर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी तहकीकात के लिए हमें कुछ लेटेस्ट रिसर्च और वैज्ञानिकों की खोज देखनी होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 50 करोड़ साल पहले धरती पे किसी भी जीव के पास आंखें नहीं थीं? उसके बाद लाखों सालों के एवोल्यूशन ने सभी जीवों की आंखों को विकसित किया, यानी नेचर ने हम सबके अंधेपन को दूर किया और विजिबल यूनिवर्स की एक नई दुनिया हमारे सामने आ खड़ी हुई। दोस्तों, इसी चीज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि जिस तरह हमारे लिए पूरी दुनिया कलरलेस थी, लेकिन एवोल्यूशन के चलते हमने रंगों की दुनिया को देखा, ऐसे में क्या ऐसी और भी नई दुनिया हमसे आज भी छिपी है जिसे हम देख नहीं सकते? यानी क्या यह भी संभव है कि जिन 7 रंगों की दुनिया को हम देखते हैं, उनसे परे और नए कलर्स भी एग्जिस्ट करते हों? इस बात की तहकीकात करने पर एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसे जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर मार्क फेयरचाइल्ड को जब यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि कलर सिर्फ एक ह्यूमन परसेप्शन है, यानी हमारा ब्रेन का विजुअल सिस्टम ही हमें कलर को दिखाता है। ऐसे में कलर सिर्फ ब्रेन द्वारा दिखाया गया एक भ्रम है। अगर हमारा दिमाग नए कलर सेंसर्स को डेवलप कर ले तो यह संभव है कि हम कुछ नए कलर्स को ही देख पाएं। लेकिन दोस्तों, यह बात सिर्फ हमारे ब्रेन के स्तर पर है। कलर्स का रिलेशन सिर्फ ब्रेन से नहीं है, यह हमारी आंखों और प्रकाश से भी रिलेशन रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7 रंगों से परे और नए रंग मौजूद हो सकते हैं? क्या कलर्स सिर्फ 7 ही है? अगर नए कलर्स हैं तो कितने हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात की तहकीकात करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हम कलर कहते किसे हैं। हम कलर्स को देखते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, लाइट क्या है, जिसकी वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। तो दोस्तों, साइंस के अनुसार हम किसी भी चीज को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया में मौजूद रंगों का संबंध लाइट से ही है। हर एक कलर की अपनी एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। हमारी धरती पर आने वाली लाइट का सोर्स सूरज है। सूरज से आने वाली अधिकतर लाइट को वैज्ञानिक विजिबल स्पेक्ट्रम में रखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि इनमें 7 रंग यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होती है और सबसे कम रेड लाइट की। हम धरती पर जितने भी अलग अलग कलर की चीजें देखते हैं, वह इन्हीं प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और हमारा ब्रेन हमें अलग अलग कलर्स दिखाता है। अब अगर ये रंग लाइट के हैं तो लाइट की और भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, एक्स रे, गामा रे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर हम इन लाइट्स को क्यों नहीं देख पाते, और सवाल है कि अगर हम इन्हें देख पाते तो हमें क्या इनके कलर्स बिल्कुल अलग दिखाई देते? अगर हां, तो इसका मतलब है कि दुनिया में और भी नए रंग मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब दोस्तों, हमारे सूरज के अंदर सभी प्रकार की लाइट पैदा होती है, लेकिन उसकी सरफेस से हमारी पृथ्वी तक सिर्फ विजिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही आती है, जिसके रंगों को हम देख पाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है, हम इंसान उन्हें नहीं देख सकते। धरती पर जब बिजली कड़कती है तो गामा रेज पैदा होती है। आपके टीवी सिग्नल्स में रेडियो वेव यूज होती है, रिमोट से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, आपके वाईफाई से माइक्रोवेव लाइट निकलती है। लेकिन आखिर हम इन लाइट्स को क्यों नहीं देखते? अगर हम इन्हें देख पाते तो क्या इनका कलर बिल्कुल अलग होता, जिसे हम इमेजिन ही ना कर सकें? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारी धरती पर मौजूद अलग अलग जीवों की आंखें भी अलग अलग है, और ये सभी जीव हमारी इस दुनिया को बिल्कुल अलग देखते हैं। कुछ जीव दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, तो कुछ का विजन अलग कलर्स को भी देख सकता है। कुछ ऐसे जीव भी है जो कुछ पर्टिकुलर कलर्स को देख ही नहीं सकते, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वहीं कुछ जीव ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को भी देख सकते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, जैसे यूवी रेज।
यानी कुछ जीव अल्ट्रावायलेट रेज को भी देख सकते हैं, जैसे कि मेंटिस श्रिम्प, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यानी यूवी रेज को भी देख सकता है। ऐसे में हम नहीं जानते कि वह इन्हें एक नए ही कलर के रूप में देखता है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि यह जीव हमसे एक बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देख सकता है। दोस्तों, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट जॉनसन के अनुसार हम बिल्कुल नए कलर्स को भी देख सकते हैं। इनके अनुसार बहुत सारी प्रजातियां जो यूवी रेज को देख सकती हैं, उनकी आंखों के कोन्स में ऑप्सिन प्रोटीन होता है, जिस वजह से वो अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख पाते हैं। आज के टाइम में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां इन ऑप्सिन प्रोटीन को ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दे तो उससे हम भी यूवी लाइट को देख पाएंगे। हालांकि इसमें चैलेंज ये है कि हमारा ब्रेन इस लाइट की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाएगा या नहीं। ऐसे में दोस्तों, हम इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि एक दिन हम यूवी लाइट को देख लेंगे और एक नए कलर को देख पाएंगे, पर सवाल है कि क्या हम कभी एक्स रे, गामा रे को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर अरबों प्रजाति के जीव है, लेकिन इनमें से कोई भी जीव ऐसा नहीं कहा जा सकता जो लाइट की हायर फ्रीक्वेंसी को देख पाए, क्योंकि पिछले 50 करोड़ सालों में पृथ्वी पर जीवों की आंखें विजिबल लाइट को देखने के लिए इवॉल्व हुई है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में विजिबल लाइट ही मौजूद है। पृथ्वी के वातावरण में हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मौजूद ही नहीं, जिसके लिए जीव अडेप्ट कर पाते और जिसको देखने के लिए आंखें इवॉल्व हो पाती। इस वजह से ऐसे कोई भी जीव नहीं है जो इस टाइप की इनविजिबल लाइट्स को देख पाए। ऐसे में एक सवाल बच जाता है कि इन लाइट्स का कलर क्या होगा। इसके लिए हमें ब्रह्मांड के अलग अलग तारों की सैर करनी होगी। दोस्तों, हमारे सूरज के अलावा अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सूर्य, न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स से दूसरी प्रकार की फ्रीक्वेंसी की लाइट काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स रेडियो वेव गामा रे, एक्स रे जैसी लाइट को रिलीज करते हैं। ऐसे में अगर हम मान ले कि इन स्टार्स और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कोई ग्रह पर लाइफ मौजूद होगी और अगर वह इन इंटेंस रेडिएशन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाती है, तो हो सकता है कि ऐसे जीव इन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देखने के लिए ऐसी आंखें इवॉल्व कर लें और ऐसा ब्रेन भी इवॉल्व कर ले जिससे इन लाइट्स को देख पाए। तब क्या वह बिल्कुल ही नए रंग देख पाएगा? वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीव किसी नए प्रकार के कलर को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समस्या होगी कि यह सिनारियो एक बार के लिए हम लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी जैसे कि गामा रेज और एक्स रेज के लिए यह कई बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी आयोनाइज्ड रेडिएशन की कैटेगरी में आती है और इस वजह से यहां ऐसे लाइफ को इमेजिन करना भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इतना हाई रेडिएशन किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को ही बिखेर देगा, वहां के जीवों के शरीर को भी जलाकर खत्म कर सकता है, क्योंकि इसमें काफी हाई एनर्जी होती है। इस वजह से लाइफ के पैदा होने के लिए जितने आवश्यक कंडीशन है, वह ऐसे रेडिएशन की प्रेजेंस में पॉसिबल होना काफी मुश्किल है। पर दोस्तों, लोअर रेडिएशंस जैसे रेडियो, इंफ्रारेड के लिए यह समस्या नहीं आएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या उन जीवों को कोई नया ही कलर दिखाई देगा? कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार रंगों का संबंध हमारे दिमाग से है, ना कि लाइट से, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमें कलर्स दिखाता है। ऐसे में यह भी पॉसिबल है कि कलर्स सिर्फ हमारे दिमाग की ही उपज हो। फॉर एग्जाम्पल, पर्पल कलर जैसा कोई कलर वास्तव में नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है। ऐसी कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं है जिसे हम पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल बता सकें। जब रेड और ब्लू पास पास दिखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें एक नए ही कलर के रूप में हमें दिखाता है। इसका मतलब यह भी साबित होता है कि रंग सिर्फ हमारे दिमाग की ही उपज भी हो सकती है। इस वजह से जब हम पूछते हैं कि बाकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स का रंग क्या होता है, यह सवाल गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार के लिए हम मान लें कि रंग सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, तब भी यह पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती कि नए रंग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा दिमाग हमें रंग इमेजिन करवा सकता है तो यही दिमाग हमें बिल्कुल नए रंग भी दिखा सकता है। अगर ये सभी रंग भ्रम है तो भी ये हमें और नए रंगों के भ्रम क्यों नहीं दिखा सकता जो बिल्कुल ही अलग कलर्स हों।
कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर रंग सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता तो एक अंधे इंसान का दिमाग भी अलग अलग कलर्स को इमेजिन कर पाता। इसका मतलब है कि वास्तव में कलर्स का रिलेशन लाइट से ही है। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हमारी धरती पर ऐसे कई रेडिएशन जोन्स भी है जहां कई एक्सट्रीमोफाइल्स रहते हैं, जैसे कि नीमेटोड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो चेर्नोबिल एरिया में रहते हैं। आश्चर्य है कि वे इस हाई रेडिएशन में भी अडेप्ट कर चुके हैं। इन जीवों ने कुछ ऐसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है कि जिससे यह हाई रेडिएशन इनके डीएनए सीक्वेंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में अगर ऐसे ही वातावरण में करोड़ों साल तक कोई ऑर्गेनिज्म रहे तो वे ऐसी आंखें भी विकसित कर सकती हैं कि वे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देख सकती हैं। साइंटिफिकली यह भी संभव है कि कुछ ऐसे जीव भी इवॉल्व हो सकते हैं जो नए ही कलर्स को देख पाए, जैसे कि हम कह सकते कि मेंटिस श्रिम्प यूवी रेज को देखता है, तो हो सकता है वो एक नए ही कलर को देख रहा हो। हमारे यूनिवर्स में अगर लाइफ अबंडेंस में एग्जिस्ट करती है तो पल्सर्स जैसे रीजन में हाई फ्रीक्वेंसी को देखने वाली आंखें हो सकती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात की संभावना को देखकर काफी हैरान हो गए कि ऐसे नए रंगों की दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है जिसके लिए फिलहाल हम अंधे हैं। हालांकि हमारी ही धरती पर अलग अलग जीव जंतुओं के लिए यह दुनिया अलग अलग रंगों में सजी है, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में ये रंगों की दुनिया भी अनंत है, क्योंकि न सिर्फ आंखों से देखने पर बल्कि काफी ज्यादा तेजी से चलने पर भी यह ब्रह्मांड हमें आम तौर से बिल्कुल अलग दिखाई देगा और ब्रह्मांड के ऐसे अनंत रहस्य हमारी सोच को चुनौती देते हैं। दोस्तों, हमारी इस मायावी रंगीन दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सब कुछ हम प्रकाश की वजह से देख पाते हैं, लेकिन यही प्रकाश हमें इस मायावी दुनिया की असली सच्चाई से रूबरू करवाता है जब हम प्रकाश के ऊपर ही सवार होकर ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े। जिस लाइट की वजह से हम दुनिया को देखते हैं वही लाइट असल में ब्रह्मांड को कैसे देखती है, यानी लाइट की नजरों से यही दुनिया कैसी दिखाई देगी। प्रकाश से हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन आखिर लाइट को क्या दिखाई देता है, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा। लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड के एक अद्भुत सफर पर जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस यात्रा पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे हाई स्पीड लाइट की है। दुनिया में कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती। मान लीजिए हम धरती से अंतरिक्ष की ओर अपने हाईली एडवांस रॉकेट में बैठकर ब्रह्मांड की एक सैर पर रवाना होते हैं। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हैं। अभी हमारा रॉकेट साउंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से धरती के चारों ओर चलें तो नजारा कुछ ऐसा होगा। यह है लाइट की स्पीड। इस स्पीड पर हम 1 सेकंड में धरती के 8 चक्कर काट सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि काफी ज्यादा हाई स्पीड पर एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरे रॉकेट को खत्म कर सकता है। इसलिए हमारे रॉकेट के चारों ओर एक ऐसी फील्ड मौजूद है जो हमें सामने आने वाले खतरों से बचाएगी। जैसे जैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे सामने ब्रह्मांड का जो नजारा है उसमें मौजूद स्टार्स हमें खुद से दूर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ाने पर हमारे सामने का व्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक कार में जा रहे हो और बारिश आने पर बारिश की बूंदें आपको सामने से हिट करती है, जबकि असलियत में बूंदें ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है और हमें लगता है कि बारिश की बूंदें सामने से हमसे टकरा रही हो। जैसे जैसे आप और स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये बूंदें और सामने की ओर से आती हुई महसूस होती है। हमारी स्पेसशिप में भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा। लाइट चारों तरफ से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लाइट को अप्रोच कर रहे होते हैं, जिससे हमें उसकी डायरेक्शन डिफरेंट महसूस होती है। इस फिनोमेनॉन को एबरेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। इस वजह से स्पेसशिप में बैठे हुए सामने की तरफ का ब्रह्मांड हमें ऐसा दिखाई देगा जहां सामने लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी और यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्टिंग दिखाई देगा और पीछे की तरफ का व्यू वाइड और डार्क दिखाई देगा। इसी एबरेशन ऑफ लाइट की वजह से कुछ और नई चीजें दिखाई देगी। मान लीजिए कि हम एक स्ट्रेट ग्रिड यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। एबरेशन ऑफ लाइट की वजह से सामने की लाइंस हमें अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती नजर आएगी, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो वह हमारी तरफ कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा।
जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, सामने का पर्सपेक्टिव काफी डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है। अगर हम पीछे मुड़ के पृथ्वी को टेलीस्कोप से देखें तो पृथ्वी हमें धीरे धीरे रेड नजर आने लगेगी और डॉपलर इफेक्ट की वजह से वहां की एक्टिविटीज काफी धीरे महसूस होगी। वहीं सामने की तरफ हमें यूनिवर्स में सब कुछ ब्लू नजर आने लगेगा। दोस्तों, अभी तक हम लाइट की स्पीड का 50% तक ही पहुंच पाए हैं और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अब तक जो हम देख रहे थे वो सब एक इल्यूजन था, लेकिन अब सच्चाई वास्तव में बदलने लगेगी। जैसे ही हम लाइट की स्पीड के काफी पास पहुंचने लगते हैं, अब यह समय को ही प्रभावित करने लग जाती है। जब तक हम पृथ्वी पर थे, हम सब फ्यूचर की ओर समान रूप से बढ़ रहे थे, लेकिन लाइट की स्पीड को अप्रोच करते करते हमारी टाइम की ट्रेजेक्टरी धरती के टाइम ट्रेजेक्टरी से काफी बदल जाती है। हमारे लिए टाइम स्लो डाउन हो जाता है, यानी अगर हम मुड़कर वापस धरती पर चले जाएं, तो आप देखोगे कि आपके सभी दोस्त बूढ़े हो चुके हैं और आप जवान यानी आप भविष्य में पहुंच चुके हो। प्रकाश की गति पर एक और आश्चर्यजनक चीज होगी जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के पास पहुंचते हैं, हमारी स्पेसशिप की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर काफी कम हो जाती है और साथ ही हमारी स्पेसशिप से हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी अगर हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर जाएं, जो 4 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी डिस्टेंस हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट होकर काफी कम हो जाएगी। यहां हम किसी प्रकार के इल्यूजन की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह एक वास्तविक सच्चाई है। यहां तक कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर हम पृथ्वी को देख पाएं, तो वह हमें काफी कॉन्ट्रैक्टेड यानी फ्लेट जैसी नजर आएगी। दोस्तों, लाइट की स्पीड पर जाकर टाइम ही 0 हो जाता है, यानी प्रकाश के लिए समय जैसी कोई चीज नहीं है, वह समय से नहीं बंधा है। प्रकाश की गति से चलने पर हमें किसी भी जगह पहुंचने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। यह एक इंस्टेंटेनियस जर्नी होगी। हालांकि वहीं पृथ्वीवासियों के लिए हजारों लाखों साल भी बीत जाएंगे। दोस्तों, हमारे सामने का यूनिवर्स हमें काफी कॉन्ट्रैक्टेड और एक जगह केंद्रित सा नजर आएगा और वहीं पीछे की ओर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी तक हम लाइट के 99% भाग तक ही पहुंचे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम लाइट की एग्जैक्ट स्पीड को अचीव कर लें? तब हमें क्या दिखेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट की एग्जैक्ट स्पीड तक पहुंचना असंभव है। और मान लीजिए अगर आप लाइट की स्पीड तक पहुंच भी जाए, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि तब भी लाइट आपसे उतनी स्पीड से दूर जाएगी, यानी आप उसे कभी कैच नहीं कर सकते। लाइट के लिए आप हमेशा स्थिर हो। लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर भी लाइट के फोटोन आपको सेम स्पीड में नहीं दिखेंगे। जैसे एक सामने की ट्रेन सेम स्पीड से चलते वक्त स्थिर नजर आती है, वैसे लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर भी लाइट के फोटोन आपको उतनी ही स्पीड से आपसे दूर जाते हुए दिखेंगे। यानी लाइट कभी भी स्लो डाउन नहीं होती, वह हमेशा लाइट की स्पीड पे ही चलती है। अगर आप उसकी सेम स्पीड पर चले जाओ, तब भी वह आपसे हमेशा लाइट की स्पीड पर ही रहेगी। यहां आपका दिमाग घूम गया होगा, लेकिन अब आगे आपका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के काफी ज्यादा पास पहुंच जाते हैं, तो सामने हमें काफी ज्यादा अनंत ब्राइटनेस दिखेगी, जैसे कोई ऐसा बिंदु हो जिसकी इंटेंसिटी इनफाइनाइट है। इस स्पीड पर पूरा यूनिवर्स ही हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यहां आकर लाइट की एक ऐसी चीज पता चलेगी जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। लाइट की स्पीड पर लाइट के लिए टाइम जैसी कोई चीज नहीं है और वह करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को भी 0 टाइम में पार करती है, यानी सीधे किसी भी पॉइंट पर प्रकट हो जाना। लाइट के लिए लाइट की स्पीड अनंत है और एक फोटोन के लिए वह हर समय यूनिवर्स के हर पॉइंट पर मौजूद है, क्योंकि वह टाइम से नहीं बंधा है। एक फोटोन के लिए 1 लाख प्रकाश वर्ष पार करने में भी उसे कुछ समय नहीं लगेगा और 1 करोड़ प्रकाश वर्ष में भी कुछ समय नहीं लगेगा। एक तरह से फोटोन पूरे ब्रह्मांड के हर पॉइंट पर हर समय मौजूद है। यह बात समझने में नहीं आएगी, लेकिन फोटोन के लिए टाइम पास ही नहीं होता, उसके लिए समय शून्य है। हालांकि बाहर से देखने पर हम देख पाएंगे कि फोटोन को 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में 1 लाख साल का समय लगेगा। फोटोन की यह सच्चाई बताती है कि हमारा यूनिवर्स और हम सब एक स्पेस टाइम और एक लिमिटेड स्पीड के यूनिवर्स में कैद है, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स की सच्चाई पैदा होती है।
यानी कि दुनिया में कोई चीज कभी भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। हम सब एक ऐसे यूनिवर्स में कैद है जिसे इस स्पीड लिमिट में ही रहना होगा, और ये स्पीड लिमिट ही हमारी सच्चाई को शेप करती है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हम लाइट से भी तेज चलें? तब हम क्या देख पाएंगे? दोस्तों, लाइट से तेज स्पेस में कोई भी चीज नहीं चल सकती, लेकिन स्पेस खुद लाइट से तेज चल सकता है। हम सब एक स्पेस टाइम में कैद है, लेकिन खुद स्पेस और टाइम किसी में कैद नहीं है, और स्पेस खुद किसी भी स्पीड से चल सकता है। ऐसे में साइंटिस्ट के अनुसार हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे हम स्पेस के ऊपर सवार होकर लाइट से भी तेज चल सके। दोस्तों, इसे अल्कुबियर ड्राइव यानी वार्प ड्राइव कहा जाता है, जिसमें हमें एक स्पेस बबल बनाने के लिए नेगेटिव मास की जरूरत होगी। जिस बबल में कैद होकर वह स्पेस बबल कितनी भी स्पीड से चल सकता है, और हम उसके अंदर के स्पेस में बिल्कुल स्थिर होंगे। यानी हमने प्रकाश की गति के नियम उल्लंघन भी नहीं किया और उससे तेज यात्रा भी कर ली। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम क्या देख पाएंगे? तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अगर हम किसी स्पेसशिप को बाहर से देखें, तब वार्प ड्राइव यात्रा में हमें दिखाई देगा कि वह स्पेसशिप दो भागों में बंटकर एक भाग पीछे की तरफ चला जाता है तो दूसरा आगे की तरफ। बाहर से उसे ऑब्जर्व करने पर ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वह लाइट से तेज चल रहा है। वही अंदर बैठे इंसान को पीछे का यूनिवर्स बिल्कुल इनविजिबल दिखाई देगा और आगे का यूनिवर्स बिल्कुल एक बिंदु के समान, लेकिन हमेशा उतना ही दूर, और अनंत स्पीड से चलने पर भी वह उतना ही दूर दिखाई देगा। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और हमेशा आगे का यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा और पीछे ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी मौजूद न हो। मान लीजिए अगर हम एक मिरर की तरफ लाइट की स्पीड से जाते हैं, तो क्या हम उस मिरर में खुद की इमेज देख पाएंगे? क्योंकि अगर हम एक मिरर की तरफ लाइट की स्पीड से जाते हैं, तो जो फोटॉन्स हमसे टकराकर मिरर की तरफ जा रहे हैं, हम भी उनके साथ उसी स्पीड से मिरर की तरफ जा रहे होंगे, और फोटोन पहले से मिरर से टकराकर हमारी तरफ आ रहे होंगे। हम उन फोटोन यानी उस लाइट की तरफ लाइट की ही स्पीड से जा रहे होंगे। तब ऐसे में क्या होगा? क्या हम अपनी इमेज मिरर में देख पाएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। तब भी हम मिरर में खुद को वैसा ही देख पाएंगे जैसा हम आम तौर पर देखते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति कांस्टेंट है। भले आप लाइट की स्पीड से मूव करो, आपसे रिफ्लेक्टेड फोटोन भी आपसे उतनी ही स्पीड से दूर जाएंगे और आपकी तरफ आ रहे लाइट की स्पीड भी उतनी ही होगी। इसलिए एक मिरर में आप अपनी इमेज वैसी ही देख पाओगे जैसे आम तौर पर देखते हो। तो दोस्तों, ये है लाइट की दुनिया। प्रकाश अपने आप में एक काफी रहस्यमय चीज है, जिसे अभी तक हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, अभी तक लाइट की स्पीड से तेज जाना संभव नहीं है, और हमारी इस यात्रा में हम देख चुके हैं कि किस तरह हम स्पेस टाइम के जाल में बंधे हैं, कैसे स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हमारी दुनिया शेप हुई है। यह यात्रा हमें बताती है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड को हमने जितना जाना है और जितना जानते हैं, उतना ही हमें अपने अज्ञान का पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। जहां प्रकाश की आंखों से दुनिया देखकर हमें पता चला कि प्रकाश से तेज गति संभव नहीं, वहीं इसी ब्रह्मांड ने हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स का अजीब व्यवहार भी दिखाया है जिनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की स्पीड अनंत भी है, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। जहां दो एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स चाहे अनंत दूरी पर भी क्यों ना हो, वे एक दूसरे से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भारतीय वैज्ञानिक ईसीजी सुदर्शन ने एक ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल की कल्पना भी की जो हमेशा लाइट से तेज ही चलता है, जिसे उन्होंने टेक्योन्स नाम दिया है। अगर टेक्योन्स वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं तो सोचिए टेक्योन्स की नजर से हमारी दुनिया कैसी दिखाई देती होगी। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं कि ऐसा कोई पार्टिकल भी दुनिया में मौजूद है। अगर ये एग्जिस्ट करता भी है तो यह हमारे स्पेस टाइम रियलिटी से बाहर ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर सच्चाई क्या है? प्रकाश से भी तेज गति संभव है? क्या हम कभी लाइट से भी तेज चल पाएंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में।